हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के बारे में। तो लेसन नंबर 5 तक की वीडियोस में ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं। जिसने तक प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियोस को सीरीज वाइज देख लेना ताकि आपकी हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही करते चले जाएं। आज से हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के बारे में, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इन पॉइंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कांसेप्ट। तो लेसन नंबर 6 है क्या हमारे पास, तो देखते हैं यहाँ पे। तो लेसन नंबर 6 है भारतीय मॉडल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब सबसे पहले मैं एक चीज का मतलब समझ रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। अब तक प्रीवियस वीडियो में हमने हर एक सेक्टर के बारे में बात करी, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात करी, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करी, इंडस्ट्री के बारे में बात की, सर्विस सेक्टर के बारे में बात की। लेकिन अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में। तो क्या डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए सेम होता है? देखो, डेवलपमेंट का मतलब जो है ना वो हर पर्सन के लिए हर टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है ना। जैसे मान लो अब जैसे हम किसी भी कंट्री की बात करें, अब जैसे पाकिस्तान जो है, अब मैं कंपेयर करूं एक बार, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। अब इंडिया जो है वो ऑलरेडी डेवलपिंग नेशन में आता है, तो इंडिया को और डेवलप होना है, यानी कि डेवलप्ड नेशन का पार्ट बनना है, तो इंडिया के लिए वो डेवलपमेंट है। लेकिन पाकिस्तान अगर हमारे से हो जाए ना, उसके लिए वही डेवलपमेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हालत हमसे भी क्या है, काफी गिरी हुई है, बहुत ही बेकार है। ठीक है, तो वो चीज है, यानी कि वहां पे जो खाने के वो तक बांधे पड़े हुए हैं, यानी खाने को रोटी नहीं मिल रही है, तो वो सब चीजें हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब है ना पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है और टाइम के अकॉर्डिंग क्या अलग अलग होता है। जैसे अब मान लो, सपोज करो मैं किसी पर्सन की बात करता हूं, जैसे कि अगर मान लो ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। अगर ए पर्सन की जो सैलरी है वो 10,000 रुपीज पर मंथ है, बी की सैलरी ऑलरेडी 1 लाख रुपीज पर मंथ है, तो ए की जो बी है, ठीक है, अब उसकी सैलरी जब 1 लाख से बढ़ेगी तब तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा। लेकिन अगर वो 10,000 वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसकी सैलरी 1 लाख तक पहुंच जाए उसके लिए वो डेवलपमेंट बन जाएगा। तो डेवलपमेंट का मतलब जो क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रीवियस स्टेज पे हैं, ठीक है, हम उससे जो है एडवांस वर्जन पे आ जाए अपने, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लो किसी के पास होने की मुसीबत पड़ रखी हो, है ना, ऐसा कॉलेज के बच्चे हो, स्कूल में क्या होता है ना, केस लड़के होते हैं। अब लड़के जो है अगर वो पास भी हो जाए ना, लड़के बिल्कुल खुश होते हैं, अरे तेरा भाई देगा पार्टी, आज तो भाई पास हो गए हैं, है ना। लेकिन लड़कियों को मैंने देखा हुआ है जनरली कि लड़कियां क्या करती हैं कि अगर लड़कियों के मान लो 100 में से 98 नंबर आ गए, 99 आ गए, वो तब भी रोना शुरू कर देती है, अरे मेरा 1 नंबर कहां कट गया। तो ये भी देख कितने आए हैं, उसमें बेचारे 3 गरीब लड़के वो पास हो जाते हैं उतने नंबर में। अगर किसी के 99 आए हैं, 3 बात हो गई, 3 और लड़के पास हो जाएंगे। लेकिन नहीं, लड़के को टेंशन है उस 1 नंबर की जो नहीं आया, क्यों कट गया, है ना। तो वो चीज, तो डेवलपमेंट का मतलब जो है ना वो पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफर करता है, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। सबके डेवलपमेंट के मायने जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे कई बार हो सकता है, जैसे हम जनरली ना डेवलपमेंट को वेल्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं, पर कैपिटा इनकम कैसी है, नेशनल इनकम कैसी है, जीडीपी कैसी है। लेकिन कई बार जो है हम इसके अलावा हमें और भी चीज सोचनी चाहिए। कई बार कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा रिच है, जिनको अच्छी खासी वेल्थ है, लेकिन वहां पे जो हैप्पीनेस है ना वो है ही नहीं। ठीक है, यानी कि सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो रखी है। तो ऐसे केसेस में हम उस कंट्री को कैसे बोल सकते हैं कि हाँ वो काफी अच्छी कंट्री है। तो डेवलपमेंट में सिर्फ हम वेल्थ को ही नहीं देखते, हर एक एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। उसमें कौन कौन सी चीज आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट चैप्टर में। लेकिन सिर्फ किसके बारे में, इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत हम इसे कंपैरिजन करेंगे बाकी अदर कंट्रीज के साथ। तो लेसन नंबर 6 है ये भारतीय मॉडल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं इस चैप्टर के। सबसे पहले समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। तो हमारे 9 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। पहला क्या बोलता है ये, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है पहले वो समझना होगा, एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है मैं बता चुका हूं, जब भी हम अपने प्रीवियस स्टेज से अपने आप को एक नए लेवल पे लेके जाने की कोशिश करते हैं और लेके जाते हैं उसको हम ग्रोथ बोल देते हैं। ठीक है, एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अब एक सिंपल सी बात है, जब हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, अंग्रेजों के टाइम से लेके अब तक हमने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी है, क्योंकि उन लोगों ने हमारे कहीं ना कहीं सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं एक्सप्लॉइट कर दिए थे। उसके बाद भी हमने हार नहीं मानी, हमेशा अपने कंट्री को एक कदम ऊपर ले जाने की कोशिश की है। और यही नहीं, आज जो है दुनिया में अच्छी जगह स्टैंड करते हैं, वो इस पूरे वर्ल्ड में डेवलपिंग नेशन का पार्ट है। ठीक है, और अब कुछ टाइम बाद ही हम जो है वो वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। तो कहीं गरीबी भी कम होगी, जब भाई पैसा आएगा, वेल्थ होगी, जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो गरीबी तो कम होगी, गरीबी कम होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, राइज करेगा। इसके अलावा एंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। यही नहीं, इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए किस चीज का, लोगों के पास एसेंशियल सर्विस का, यानी कि सबके सब जो है वो एसेंशियल सर्विस जो है एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा अब एक कंसेप्ट होता था बीपीएल का, बिलो पॉवर्टी लाइन का। तो हम लोग हमारे देश में गरीब किसको बोलते हैं,
जो 3 बेसिक नीड्स है उसको भी कवर नहीं कर पा रहे, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, वो जो नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, उसको क्या बोलते थे, गरीब बोलते थे। लेकिन है ना, लेकिन अब क्या है, जनरली सबके पास जो है ये सब सिस्टम्स है, यानी कि हम मानते हैं कि अगर जो पर्सन एसेंशियल सर्विस को एक्सेस कर पा रहा है, यानी कि वो जो पर्सन है वो थोड़ा सा गरीबी से ऊपर उठ चुका है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होता है, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ इंडियाज होम ग्राउंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। फिर हमें ये भी समझना होगा कि जो अलग अलग प्लान्स हैं गवर्नमेंट ने कौन कौन से बनाए ताकि हम जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे भी ग्रो कर पाए, यानी कि नेशनल लेवल पे ग्रोथ कर पाए, और यही नहीं हमारा इंटरनेशनली भी क्या हो, नाम हो, यानी कि हम नेशनली तो काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अपने आप में काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है हम अच्छा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हम जो है वो वर्ल्ड के साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे, वो चीज होनी काफी जरूरत है। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ग्रोथ होनी भी क्या है, काफी जरूरी है। तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी हमें ग्रो करना होगा। तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एक्सप्लोर हाउ इंडियाज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रमोट, जो कि जिसकी बात मैं इस वीडियो के आखिर में करूंगा अभी, कि इंडिया में शॉर्ट टर्म पॉलिसीज कौन कौन सी थी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं। प्रमोट सेल्फ रिलायंस, जो कहीं ना कहीं प्रमोट करता है सेल्फ रिलायंस को। अब सेल्फ रिलायंस का मतलब पता है क्या होता है, सेल्फ रिलायंस का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो है वो हर एक चीज के लिए खुद पे डिपेंडेंट है, यानी कि हमें जो है वो अदर कंट्रीज पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, अपने रॉ मटेरियल के लिए, अपने गुड्स के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, ठीक है। देखो डिपेंडेंट तो इस दुनिया में हर एक कंट्री एक दूसरी कंट्री के ऊपर है, ठीक है, लेकिन बदले में वो क्या प्रोवाइड करिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम बोलते हैं डेवलप्ड है, ठीक है, कि जैसे कि मान लो अब हेल्प है, अब हम लोग जो हम क्या बोलते हैं काफी इंडिपेंडेंट है, हम पर्सनली भी इंडिविजुअली भी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हम किसी चीज पे दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं, लेकिन हम बदले में क्या दे रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे चीज। तो वो चीज इंडिया के साथ भी है कि अगर इंडिया बहुत सी चीजों को अदर कंट्री से इंपोर्ट भी कर रहा है तो अपने कुछ गुड्स और सर्विसेज जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है उसे एक्सपोर्ट भी करवा पा रहा है बाकी कंट्रीज के अंदर, तो कहीं ना कहीं बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो एक्सप्लोर हाउ इंडिया शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर डिसएडवांटेज टू ग्रुप। और सस्टेनेबिलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ सस्टेन करना भी काफी जरूरी होता है। ये मैं काफी बात कर चुका हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले टॉपिक में, प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। फिर फोर्थ पॉइंट है वो है रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि पीआरआई जिसको हम बोलते हैं। हम आप सबको पता है कि भाई जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ लेवल्स पे है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पे फिलहाल आजकल बीजेपी चल रही है, ठीक है। दूसरा फिर होता है हमारा यहाँ पे क्या स्टेट गवर्नमेंट, जो कई जगह अलग अलग हो सकती है, जनरली हर जगह बीजेपी है ज्यादातर, क्योंकि वो सेंटर में भी है, और सेंट्रल में जब भी है क्योंकि वो ज्यादातर स्टेट में भी क्या कर रही है, अपना कंट्रोल करके बैठी हुई है ना। अब तो दिल्ली में भी देख लो, बेचारे केजरीवाल को यहाँ पे हरा दिया गया है ना, तो केजरीवाल साहब तो कह रहे थे, मेरे को तो उस पर हंसी आती, थोड़ा सा डायलॉग बोला था वो काफी रील में बनाया गया कि मोदी जी इस जन्म में तो आप दिल्ली में नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो इसी बार उन्होंने यहाँ पे पत्ता साफ कर दिया आपका भी, ठीक है, जो काफी मुश्किल लग रहा था बट कर दिया, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, और फिर क्या होता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज वगैरह है ना, या फिर एमसीडीज वगैरह, म्युनिसिपैलिटी वगैरह, ये सब। तो रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पीआरआई इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड द नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नेंस। तो ये भी दिखाते हैं कि ये कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ में हेल्प करती है, क्योंकि पंचायत का काम होता है गांवों को विकास करना, है ना, क्योंकि पंचायत जनरली कहां पे होते हैं, विलेज एरियाज में, तो वहां पे ग्रोथ दिलाने का काम होता है पंचायती राज का, ठीक है। और यही नहीं, ये जो है वो कहना कि लोकल गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। फिफ्थ का हमारा फिफ्थ पॉइंट होता है एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल के ऊपर तो यार इतनी बात हो चुकी है ना वीडियोस में, पिछली वीडियोस में, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी बार बात कर चुका हूं। हम पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ने से दिमाग ओपन होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ कोई ना कोई एक स्किल आनी चाहिए जिसके लिए आपको दुनिया में जो है आप कहीं भी काम के लिए जाओ तो आपको पे किया जा सके। क्योंकि अगर अनस्किल्ड वर्क की हम बात करते हैं तो अनस्किल्ड वर्क में, ठीक है, कोई भी जो है आपको कम से कम सैलरी देगा। क्यों? क्योंकि एक लॉजिक वाली बात यहां पे आती है, अगर कोई पर्सन जिसकी जॉब हाईली रिप्लेसेबल है तो उसकी सैलरी हमेशा कम रहेगी। फॉर एग्जांपल झाड़ू मारने वाला, ठीक है, हाउसकीपिंग करने वाला, गार्डनिंग करने वाला, ठीक है, या फिर मैं कहता हूं ड्राइवर्स, इनकी जॉब जो है वो जनरली क्या होती है, बहुत जल्दी रिप्लेसेबल होती है, इसलिए इनकी सैलरी या फिर इनकी इनकम जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। देखो स्किल उसमें भी चाहिए, लेकिन ये स्किल ऐसी है जो इमीडिएटली सीखी जा सकती है ना। और कुछ ऐसे हाईली स्किल होते हैं जिनको
को सीखने बहुत टाइम लगता है, हम लोग बहुत टाइम देते हैं, पेशेंस रखते हैं उस स्किल को सीखने के लिए, अपने आप को अपस्किल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उन पर्सन्स की जॉब जो अपस्किल करते हैं अपने आप को, उनकी जॉब रिप्लेसेबल नहीं होती, तो उनकी सैलरी भी काफी मैक्सिमम होती है, क्योंकि वो उस कंपनी का वो पार्ट होता है कि कंपनी को पता होता है कि अगर ये हमारे पास से गया तो कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान होगा, तो इसलिए कंपनी को हाई सैलरी पे करती है। तो वो चीज है यहाँ पे। तो एग्जामिन द इंपोर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जैसे स्किल डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यही नहीं फाइनेंशियल हम क्या पता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फाइनेंस का काम सिर्फ बिजनेस को पड़ता है या फिर पैसे जो है वो बिजनेस को चाहिए, गवर्नमेंट को रन करने के लिए चाहिए, नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें फाइनेंस की नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में करूंगा, मैं कोशिश की जब एग्जाम्स हो जाएंगे मैं फाइनेंस के ऊपर भी कुछ सीरीज बनाऊं, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज ना मैं मानता हूं कि आपसे किसी की नॉलेज लो मत लो, क्योंकि जिसको पैसा संभालना आ गया ना वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकता है। क्योंकि असली जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जनरली जो है पैसे को लेके आ जाती है ना। लोगों की लाइफ में लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, बहुत सी दिक्कत होती है, लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी नहीं आती, वो स्किल्स ही नहीं सीखते, ठीक है। डिफरेंट बुक्स है फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक एज के बाद हमें किस पे डिपेंडेंट रहना है, फाइनेंस के ऊपर। और भाई एक लॉजिक वाली बात है, अगर पैसा ही नहीं हमें संभालना आएगा तो हम कैसी चीजों को मैनेज करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट बनती है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या बनता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी क्या है, काफी जरूरी है इन अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करनी है तो अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है कि भाई टेक्नोलॉजी के बारे में पता तो होना चाहिए, है ना। तो और टेक्नोलॉजिकल हम अगर मान लो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और कहीं ना कहीं एफिशिएंसी भी क्या होगी, कम होगी। तो हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे फोकस करना चाहिए। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट जो आता है वो आता है इन्वेस्टिगेट द चैलेंजेस इंडिया फेसेस सच एज रीजनल डिस्पैरिटीज। अब देखो कुछ चैलेंजेस जो इंडिया को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब तो कुछ रीजन जो है वो कुछ चीजों में काफी बढ़िया है और कुछ रीजन जो है वो कुछ चीजों में बहुत खराब है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज। मतलब देखो आपने देखा होगा इंडिया के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे बिजनेस काफी प्रमोट होता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, ये सब जगह, क्योंकि यहाँ पे जनरली जो है आदमी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व कभी था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है वो एग्रीकल्चर करने लायक है ही नहीं, ठीक है। जो बाकी कुछ स्टेट जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, यहाँ पे जनरली लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं। तो रीजनल डिस्पैरिटीज है यहाँ पे, यानी कि लोग जो है वो अलग अलग कामों में क्या है, इन्वॉल्व रखे हैं। बट इसका बेनिफिट भी है, तो कोई किसी सेक्टर में काम कर रहा है तो कोई और ग्रुप, कोई और रीजन किसी और सेक्टर में काम कर रहा है, जिससे हर सेक्टर को क्या मिल रहा है, प्रमोशन कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो रीजनल डिस्पैरिटीज है। अनएम्प्लॉयमेंट काफी बड़ी प्रॉब्लम है, वो आज भी है। और जब तक देखो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ठीक है। तो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों एक साथ एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी तो भाई गरीबी रहेगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होने का मतलब क्या है कि लोगों के पास जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लिविंग स्टैंडर्ड कम होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। एंड एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, हम एग्रीकल्चर की तरफ पीछे जा रहे हैं, ठीक है, इन परस्यूट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अब ये एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस के कुछ रीजंस हैं। एक तो पहली बात, हमें एग्रीकल्चर करते हैं उसका मेन रिसोर्स क्या है, लैंड। अब लैंड क्या है, लिमिटेड, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो इसके लिए प्रोडक्शन करने के लिए जो किसान है वो हर तरह के एक तरह से हम बोलते हैं ना कि हर तरह के मेथड्स को यूज कर रहा है, चाहे वो फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करना हो, चाहे वो केमिकल ज्यादा यूज करना हो, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं लैंड जो है, जो फर्टिलिटी है लैंड की, वो लगातार कम होती जा रही है। तो जिसके चक्कर में इन फ्यूचर हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्शन और ज्यादा गिरे, और अभी तो हम पीछे जा ही रहे हैं, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं हो रहा। और ज्यादातर जो एग्रीकल्चर लैंड है ना उसको हम चेंज भी कर रहे हैं, किस चीज में, या तो इंडस्ट्रीज के लिए कर रहे हैं, फिर रेसिडेंशियल प्लेस बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, जिसके चक्कर में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं भाई एक सिंपल सी बात है, ठीक है मान लो आप यूज कर रहे हो, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है उस चीज की भी, क्योंकि लोगों को भाई अगर लोग हैं तो लोगों को रहने के घर भी चाहिए, लेकिन भाई आप घर ले लोगे, ठीक है, आप अपार्टमेंट्स ले लोगे, आप इंडस्ट्री बना दोगे, लेकिन खाओगे क्या फ्यूचर में, अगर एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं बची तो कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने के लिए। तो वो चीज है, मशीनें तो खा नहीं सकते हम, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम डीप में समझेंगे। 7th पॉइंट क्या आता है, अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। गवर्नमेंट बहुत सारे वेलफेयर स्कीम भी चलाते हैं जिसके जरिए गवर्नमेंट जो है सामाजिक कल्याण करने की कोशिश करती है। वो किस तरह की स्कीम होती है, जैसे मनरेगा है ना, मनरेगा एक ऐसी स्कीम थी जहां पे लोगों की बेरोजगारी खत्म करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि या तो हम आपको 100 दिन का रोजगार देंगे, और अगर हम आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो उसके बदले हम आपको 100 दिन का वेजेस प्रोवाइड करेंगे। और कोई पर्सन बेरोजगार है वो काम करना चाहता है तो
इसके अलावा अदर स्कीम्स और हैं, आज मार करके छोड़ रहा है बार बार। PMEGP एंड वेलफेयर स्कीम्स लाइक, अच्छा ये तो हो गया, PMJDY इन ड्राइविंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब कुछ स्कीम्स हैं जिसके बारे में पढ़ लेना। तो हम पढ़ेंगे भी जब ये पॉइंट आएगा हमारे पास यहाँ पे। 8th पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम कहते हैं कि जो हम हैं वो फीमेल्स को, ठीक है, एक बराबरी का मौका दे रहे हैं मेल्स के साथ, लेकिन आज भी आप देखोगे कि इंडिया में कितनी परसेंट फीमेल्स हैं जो वर्क करती हैं, बहुत कम। वर्किंग प्रोफेशनल में फीमेल्स का जो रेशियो है एज कंपेयर टू मेल्स बहुत कम है। क्योंकि हम जानते हैं मेल्स को तो जनरली लोग जो है वो तो मशीन मानते हैं कि भाई ये पर्सन अगर लड़का है तो ये इनकम जनरेट करेगा ही करेगा, है ना। मतलब ये काफी डार्क ट्रूथ है, ठीक है, इस दुनिया का। क्योंकि हम सिर्फ इक्वालिटी ये नहीं कि मेल फीमेल में करते हैं, हम दोनों में ही कर रहे हैं, दोनों में कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है कि मेल जो है वो अपने इमोशन लेस रहे, एक तरह से रोए ना, ठीक है, कुछ पॉइंट पे होता है। क्यों भाई, मेल्स को पेन नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है, तो भाई उनको भी हक रोने का, ठीक है, वो बने हैं पैसे कमाने के लिए। और फीमेल्स में क्या है कि भाई उनको एक तरह से डिवाइड कर रखा है कि भाई आप लोगों का जो काम है वो घर संभालने का है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल ऐसे पेरेंट्स भी हैं तो दोनों चीजें कर रहे हैं, मेल भी घर में काम करने में हाथ बढ़ाता है, फीमेल्स भी उठाती है, दोनों इनकम भी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी जो है भी नहीं है। इसका मैंने एक बीच में पॉइंट बताया भी था कि चाइना के बारे में आर्टिकल एक बार पढ़ रहा था कि चाइना में जो है ना जनरली जितनी फैक्ट्रीज है, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर का जो भी काम है ना वो फीमेल संभालती हैं। क्यों चाइना इतना ग्रोथ नहीं कर रहा? चाइना में जितना भी काम है प्रोडक्शन का, अंदर का सारा वो फीमेल संभालती हैं। जो उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रेड वगैरह करवाना, वो सब काम किसका है? मेल का। मतलब मेनली जो मेन चीजें हैं ट्रेड वगैरह करने की वो मेल्स के हाथ में है, लेकिन प्रोडक्शन का सारा काम किसके हाथ में? फीमेल के हाथ में है। यानी कि दोनों मिले काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने को लेकर हम कोशिश करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, पर वो हो नहीं रही है। इसके बारे में और पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक। इसका क्या आता है? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे मतलब क्या है कि भाई चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है, लोगों से छुपा। देखो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, आप लोगों के बचपन में पढ़ा होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जब आपको एक पार्ट से दूसरी चीज दिखाई दे, लेकिन उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि हर एक चीज जो है वो लोगों के सामने होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे देश में देखो टैक्स कलेक्शन जो है काफी बड़े लेवल पे होता है भाई। जीएसटी पे टैक्स कलेक्शन होता है, कॉर्पोरेट टैक्स है, बहुत सारे का टैक्स जो है कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन उस टैक्स का हिसाब कौन देगा कि वो पैसा कहां कहां खर्च हुआ? बजट तो आता है, लेकिन क्या जो गवर्नमेंट बजट में बोलते हैं क्या वो पैसा उतना ही खर्च होता है? या फिर ऐसा होता है करप्शन की वजह से 90% पैसा जो है वो कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनकी जेब में चला जाता है, और सिर्फ 10% जो पैसा है वो सिर्फ लोगों की वेलफेयर में खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से टैक्स कितना हाई होने के बाद भी इंडिया उस बड़े लेवल पर ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? एक डार्क ट्रूथ है। तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। अब अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या? जिम्मेवारी जिसको हम बोलते हैं, है ना, कि हर एक पर्सन कितने क्या होती है? जिम्मेवारी। तो वो अकाउंटेबल होना चाहिए अपने काम को लेके, ठीक है, जिम्मेवार होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो भाई डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। 9 पॉइंट क्या है? 9th और आखिरी पॉइंट, इवैल्यूएट इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स ग्रीन ग्रोथ, ठीक है। हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया की जो प्रोग्रेस है ग्रीन ग्रोथ को लेकर कैसी है, विद एंड इट्स अलाइनमेंट विद इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज। और साथ में इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज कौन कौन सी है? अब समझते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में सिर्फ 2 पॉइंट के बारे में बात करूंगा आज की वीडियो में। एक क्या है शॉर्ट टर्म पॉलिसी, क्या है लॉन्ग टर्म पॉलिसी। यानी कि शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट किन किन चीजों पर फोकस कर रही है और लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट किन चीजों पर फोकस करेगी। तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी की मैं बात करूं तो पहला पॉइंट क्या था हमारे पास यहाँ पे? फूड एंड न्यूट्रिशन, कि भाई गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है? फूड एंड न्यूट्रिशन पे, यानी कि जो खाना है वो प्रॉपर तरीके से जो है लोगों को अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, यानी कि इसका लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है भाई। शॉर्ट टर्म अब मैं सोचूंगा कि लॉन्ग टर्म में खाना सबको मिलना चाहिए। क्यों भाई? अभी क्या भूखे सोएंगे लोग? मर जाएंगे भूख के हमारे। शॉर्ट टर्म पॉलिसी मतलब जो शॉर्ट टाइम पीरियड में ये चीजें कवर होनी चाहिए, ये सब चीजें इमीडिएटली होनी चाहिए। तो वो कौन सा है? फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि फूड और न्यूट्रिशन सब पर्सन को इमीडिएटली मिलना चाहिए। जैसे कई लोग क्या होते हैं, अभी भी देखो हमारे वहाँ जो अनाज है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है हमारे वहाँ, बफर स्टॉक्स भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी दिक्कत क्या है कि जो खाना है हमारे वहाँ अनाज सड़ जाता है, लेकिन फिर भी कई लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं पहुंच पा रही है, यानी कि लोग भुखमरी में जिंदा है, कुपोषण में जिंदा है, ठीक है। तो प्रॉपर कैलोरीज उन्हें नहीं मिल रही है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन को किसी भी तरह की बीमारी है तो उसका तुरंत इमीडिएटली इलाज होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए कि कोई पर्सन जो है वो किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ ना हो, अगर वो उसका इलाज पॉसिबल है तो।
तीसरा हाउसिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर लोग हैं तो लोग घर की डिमांड तो करेंगे तो उनके सर पे छत भी होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो भाई घर भी होना चाहिए। फिर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर क्या है, बेसिक नीड। क्या हम वाटर के बिना सर्वाइव कर लेंगे? भाई एक टाइम पे आदमी बिना दूध पिए बिना बाकी चीज ड्रिंक किए रह सकता है, लेकिन क्या पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो प्यास बुझाने का काम वो किसका है? वाटर का ही है। फिफ्थ क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? एजुकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन उनको ग्रोथ दिलाने में हेल्प करेगा। एजुकेशन जो होती है वो कुछ स्किल सीख सकते हैं, उनका दिमाग चलना शुरू होगा, ठीक है। फिर फ्यूचर में जो है वो अपनी पॉवर्टी को, अपनी गरीबी को दूर भी कर सकते हैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गए हमारे 5 के 5 शॉर्ट टर्म पॉलिसी। अब लॉन्ग टर्म पॉलिसी में क्या, और जाना ये एजुकेशन दिखा है मैंने यहाँ पे, एक वर्ड और ऐड कर देना, क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। ऐसा एजुकेशन नहीं जिसके बेस पे हम जो है ना हमें कोई जॉब दे पा रहा है, ना हमारे पास कोई प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जिसके बलबूते पे हम जॉब ले सके, सिर्फ नंबर पता है हमें, उस नंबर में जॉब नहीं मिल रही है। तो क्वालिटी एजुकेशन होना भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है? लॉन्ग टर्म पॉलिसी। अब लॉन्ग टर्म पॉलिसी में क्या आता है? पहला पॉवर्टी एलिविएशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट सोचेगी कि गरीबी को बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाए, बिल्कुल खत्म ही कर दो, कि सबके पास जो है इतने तो बेसिक नीड्स हो, मतलब बेसिक नीड्स जो है सबके पास क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होनी चाहिए। बेसिक रिसोर्स हर एक पर्सन के पास जो है अवेलेबल होनी चाहिए, खासकर खाना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फूड, शेल्टर, ठीक है, एंड क्लोथिंग, वो सबके पास अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और यही नहीं, और ये कब होगा? जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलेंगे, यानी कि जब सब लोग जो काम करना चाहते हैं उनके पास जॉब्स अवेलेबल हों, क्योंकि जॉब अवेलेबल होगा तो पैसा आएगा तो गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या आता है? एजुकेशन प्रमोशन एट ऑल लेवल्स। एजुकेशन का प्रमोशन होना चाहिए बड़े लेवल पे, ठीक है, कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हर जगह प्रोवाइड हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ स्टेट्स में अच्छी एजुकेशन मिल रही है, कुछ स्टेट में बहुत बेकार एजुकेशन मिल रही है, ठीक है। तो एजुकेशन हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। तीसरा, वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कि अगर किसी पर्सन को अपस्किल होना है तो उसके लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए अपने आप को अपस्किल करने की, ट्रेनर्स मौजूद होने चाहिए सिखाने के लिए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और फोर्थ क्या आता है? स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, यानी कि स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी यहाँ पे होना चाहिए, कि भाई स्किल की डेवलपमेंट, जिससे ऊपर बात की ना वोकेशनल एजुकेशन, वही सेम चीज यहाँ पे, कि स्किल डेवलपमेंट की प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे लेनी चाहिए, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, स्किल इंडिया प्रोग्राम था कि भाई कि हम जो है यहाँ पे हर एक पर्सन को स्किल प्रोवाइड करेंगे जिसके जरिए उसे प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब्स वगैरह मिल सके, यानी कि स्किल्स की वजह से जो है ना, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको जॉब ना मिले, उनको स्किल्स यहाँ पे होनी चाहिए लोगों के पास, ठीक है। यानी कि खासकर उन लोगों की जो अपस्किल करना चाहते हैं। अब वो लोग जिन्हें भाई अपना काम ही पसंद है, जिन्हें अनस्किल्ड वर्क ही पसंद है, तो उन्हें करने दो अनस्किल्ड, लेकिन जो स्किल सीखना चाहते हैं, जो स्किल बेस्ड काम करना चाहते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं स्किल्स के ऊपर, तो उनके लिए जो है वो स्किल्स के ऑप्शन, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को रन करने चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट है, ये कुछ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं, ये कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, इनके बारे में और बात करेंगे आने वाली वीडियो में। तो लेसन नंबर 6 का इंट्रोडक्शन हो चुका है, अगली वीडियो में बात करूंगा इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो कम से कम नहीं तो 5 वीडियो मान लो हर चैप्टर में होगी, अभी 6 और 11, अभी 6 चैप्टर बाकी हैं, तो 30 वीडियो कम से कम और बनाऊंगा, तब तक हमारी जो सीरीज है वाली क्या होगी, फिनिश होगी। तो आराम से देखते रहना, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि जिन बच्चों का शनिवार को एग्जाम है उससे पहले मैक्सिमम सिलेबस हो जाए। तो आज तो अभी वेडनेसडे है ना, सॉरी ट्यूसडे ही, आज तो ट्यूसडे है, तो भी टाइम है थोड़ा सा, हम कर लेंगे सिलेबस को कवर। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। और जिन बच्चों को नोट्स लेने हैं उससे मेरे व्हाट्सएप के नोट्स मिल सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।